हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है मापक, मापन, मापक यंत्र। इसके बारे में देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। आपको बताना एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछ ले कि मीट्रिक हार्स पावर, ठीक है, मीट्रिक हार्स पावर में कितना होता है? 736 होता है। ठीक है, कितना कितना होता है? 736। या देखो, जितना 46 हैं, एक हार्स पावर में कितना है? 746, और इसमें से 10 घटा दीजिएगा तो 746 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 736। जब मीट्रिक हार्स पावर पूछे तो कितना हो जाएगा? 736 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया हाइड्रोमीटर। ये आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, ये क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी, इसको बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। अब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और पायरोमीटर से ताप मापा जाता है। देखिए, जहाँ पर भी पायरो शब्द आए तो उच्च ताप को कहीं पर मापना हो तो पायरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर निम्न ताप होगा माइनस में, जैसे -196 लिखा है, ठीक है, एक अगर इतना तापमान है तो यहाँ पर क्रायो आएगा। क्या आएगा? क्रायो। अगर कोई तापमान माइनस में आता है तो उसको क्रायो लिखा रहता है। अगर उच्च तापमान है तो उसको पायरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में ही लिखा, देख लीजिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व। देखिए, हाइड्रो में कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें हाइड्रो में घनत्व होता है, हाइग्रो में आर्द्रता होता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई इकाई है। तो आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसका ऐसे सिंबल बनता है। एम्पियर आप लोगों को पता होगा। धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्ट विद्युत विभव या विभवांतर, विद्युत विभव या विभवांतर का जो इकाई होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ओम का क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है इसके बारे में भी। विद्युत धारिता फैराडे का, इसका मात्रक फैराडे होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत विभव या विभवांतर, इसका वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई, ध्यान रखिए, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? ये होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो हम लोग जैसे घर पे मीटर लगा है तो उसमें जो विद्युत खर्च होता है वो किसमें ज्ञात किया जाता है? किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किसमें? किलोवाट घंटा में या किलोवाट हावर में। ठीक है, तो विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई कितनी हो जाएगी? ये किलोवाट हावर हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए। देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह से व्युत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। कितना होता है? किलोवाट घंटा होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का वाट होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 1 किलोवाट हावर में कितनी जूल होती है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि 1 किलोवाट हावर में कितनी जूल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न से कौन सी अदिश राशि है? आपको बताना है इसमें से कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए, जो वेग होता है त्वरण होता है और ये जो बल होता है ये सब सदिश राशि होती हैं। और जो कार्य होता है क्या होते हैं? अदिश राशि होती है। अदिश राशि ऐसी राशि होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? कार्य। इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा वही भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, ध्यान रखिए परिणाम नहीं परिमाण लिखा रहेगा, की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन, ये सब कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। देखिए, ये क्या होता है? यह बाई ए होता है। देखिए, जो दाब होता है, जितना दाब, जो दाब का मात्रक होता है
वहीं प्रतिबल का भी मात्रक होता है। तो दाब का एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन, दाब का बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और प्रति क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए दाब का मात्रक भी इतने को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो यहाँ भी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। इसको एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे क्या बोलेंगे, पास्कल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयतन का एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना आयतन का एसआई इकाई क्या होता है, तो होता है घन मीटर होता है। क्या होता है, घन मीटर होता है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए कि आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। एसआई मात्रक घन मीटर होता है तथा सेल्सियस पद्धति में इसका मात्रक घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, घन सेंटीमीटर। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, आपको बताना है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा को किस में मापते हैं, जूल में। ऊर्जा कहे चाहे कार्य कहे, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखते हैं, ये भी देख लीजिए कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, ध्यान रखिएगा ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल है। क्या है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक हैं। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। देखते हैं इसके बारे में अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, समय का एसआई इकाई क्या है। तो इसको तो सबको पता है कि जो समय का एसआई इकाई क्या होगा, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। देखिए यहाँ पर कुछ मात्रक दिए हैं। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। एसआई इकाई में मूल मात्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसमें देखिए लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पीयर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिलम, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ज्योति तीव्रता को कैंडिलम मापते हैं। पदार्थ की मात्रा परिमाण मोल में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पेड़ की एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय पेड़ की एसआई मात्रक क्या है, ये टेस्ला होता है। क्या होता है, चुंबकीय पेड़ की एसआई मात्रक टेस्ला होता है। इसके बारे में देखिए यहाँ कुछ लिखा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चुंबकीय पेड़ के एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो पहले बात आपको सीधी सीधी क्वेश्चन ये याद रखना है। और चुंबकीय पेड़ का सीजीएस प्रणाली में मात्रक गॉस भी होता है। चुंबकीय पेड़ का जो मात्रक है गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। देखिए 1 टेस्ला 1 वेबर मीटर प्रति स्क्वायर के बराबर होता है। 1 टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए चुंबकीय पेड़ का एक मात्रक और कौन हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक गॉस हो जाएगा, एक टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, और 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 10 की पावर 4 गॉस के, और 1 गॉस 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से चुंबकीय पेड़ का 3 मात्रक ध्यान रखिएगा, 1 टेस्ला ध्यान रखिएगा, 1 गॉस ध्यान रखिएगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ध्यान रखिएगा। अगला है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है, आपको बताना है। तो किस में मापी जाती है, डेसिबल में। ध्वनि का जो मात्रक है वो भी क्या होता है, डेसिबल होता है। कोई किसी भी प्रकार की ध्वनि हो उसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल ही होता है। ठीक है, किसी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चालकता का एसआई मात्रक वो मीटर होता है, इसको महो भी कहते हैं तथा सौर का मात्रक हेनरी होता है। प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है। ये क्वेश्चन पूछा है, प्रदीपन का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। और चालकता का मात्रक ओ मीटर या महो होता है। और सौर का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। तो आवृत्ति, अब सीधे सीधे आपको बताना है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो ये हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। देखिए हर्ट्ज जो होता है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण
1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर 1/t, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक मात्रक हर्ट्ज होता है या 1/t है तो इसको प्रति सेकंड, इसका यूनिट ये भी यूनिट हो जाएगा सेकंड -1। भाई तो यहाँ पर समय लिखे हैं तो 1/, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और इसके पावर ऊपर जाएगा तो क्या होता है, माइनस। तो इसका आवृत्ति का मात्रक सेकंड के पावर -1 भी होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पराध्वनि गति का मापन किस इकाई से होता है। तो पराध्वनि गति का मापन किस इकाई से होता है, तो किस इकाई से होता है, इसको मैग से किया जाता है। किससे मापा जाता है, इसको मैग से, मैग नंबर से इसको जाना जाता है। देखिए इसके बारे में, पराध्वनि गति का मापांकन मैग संख्या द्वारा किया जाता है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। नाट जो होता है चाल का मात्रक है। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। और रिक्टर भूकंप की तीव्रता का मापन है। रिक्टर भूकंप तीव्रता का मापन है। तेरे के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मात्रक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले हमने रसायन विज्ञान, उसके बाद बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा कंप्लीट करा दिया। यदि रसायन विज्ञान जीव विज्ञान वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। न्यूटन किसकी इकाई है, तो न्यूटन किसकी इकाई होता है, बल की इकाई होता है। किसकी इकाई होता है, बल की इकाई होता है न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो एस जो न्यूटन होता है क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। सीजीएस में इसका मात्रक डाइन भी होता है। ठीक है, बार किसकी इकाई है, आपको बताना है कि बार किसकी इकाई है। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसकी जो इकाई क्या होता है, बार होता है। क्या होता है, बार होता है। देखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बार वायुमंडलीय दाब का इकाई है। 1 बार बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो वायुमंडलीय दाब को कैसे नापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। चाहे कार्य दिया रहे चाहे ऊर्जा दिया रहे, इन सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल भी कहते हैं। देखिए कार्य होता है कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। एस जहाँ विस्थापन है तो इसका मात्रक एक तो जूल होता है, दूसरा इस फार्मूले से देखा जाए तो ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका विस्थापन का मात्रक मीटर, तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी होता है। गतिशील श्यानता का एसआई का है, आपको बताना है गतिशील श्यानता की इकाई क्या होगा, तो ये होता है पास्कल सेकंड होता है। गतिशील श्यानता का इकाई क्या होता है, पास्कल सेकंड होता है। देखिए श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तरल की इस गुण को श्यानता कहते हैं। ठीक है, श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली है। इसे न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड भी कहते हैं। तो ये दोनों यूनिट ध्यान रखिएगा, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। आपको बताना इसमें किसका मात्रक जूल नहीं है। देखिए कार्य का भी मात्रक जूल होता है, यांत्रिक ऊर्जा है तो इसका भी मात्रक जूल होता है, जो उष्मा होता है इसका भी मात्रक जूल होता है, लेकिन सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। तो आपको बताना इसमें शक्ति का मात्रक कौन सा है। तो शक्ति, देखिए शक्ति जो हमारे होता है, यही देखिए ऊपर लिखा है, शक्ति क्या होता है, P बराबर W/T। तो W क्या है, कार्य है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। और नीचे समय है तो क्या हो जाएगा, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20।
जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। आपको बताना है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि फ्री कास्ट होता है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो अगला है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। आपको बताना है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो देखिए इसमें जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो कोई नहीं दिया है, इसमें चारों ऑप्शन गलत है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए जड़त्व आघूर्ण घूर्णन करती वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। किसी स्थिर अक्ष के परितः कणों के किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण जे उन सभी कणों के द्रव्यमान तथा उनके अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात जे बराबर एम आर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए एम आर स्क्वायर एम द्रव्यमान है और ए आर दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक होता है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेग का होता है। तो देखिए इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए किग्रा मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर ये वाला चीज़ें न लगा होता, ठीक है, किग्रा मीटर स्क्वायर होता है, ये आबलिक ना लगा होता तो ये सही हो जाता है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसका इकाई है? अभी आप पढ़ चुके हैं, दाब का इकाई होता है। किसका इकाई होता है? ये दाब का होता है। अगला क्वेश्चन है बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बिजली के करंट का एसआई इकाई क्या होगा? करंट मतलब धारा, धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। अब यहाँ पर कुछ वहीं दिया है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत विभव कहे चाहे विभवांतर कहे, विद्युत वाहक बल कहे, सबका मात्रक वोल्ट होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडल होता है, कैंडेला होता है। और बिजली का करंट या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है दबाव का एसआई यूनिट क्या होगा? यानी दबाव मतलब दाब ही है, ठीक है। दाब का एसआई यूनिट क्या है? तो दाब को किस में मापते हैं? पास्कल में, ठीक है। किस में मापते हैं? पास्कल में, या ऐसे भी लिखा रहेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। इस किसका यूनिट होता है? दाब का होता है। देखिए यहाँ पर दिया है, तो इस दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसके पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। दाब कैसा है? एक अदिश राशि है। और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसके बारे में और ध्यान रखिएगा, अगर क्षेत्रफल क्या होता है? अगर बढ़ता है तो दाब क्या होता है? घटता है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब क्या होता है? घटता है। और ये अगर क्षेत्रफल क्या होता है? घटता है, ठीक है, तो दाब क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो इसमें बताना, इसका परिभाषा मतलब पूछा है कि सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए सी जो होता है यहाँ पर सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। और जी मतलब क्या होता है? ग्राम होता है। एस मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। एस मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन डी में। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड हो जाएगा, ये सीजीएस हो जाएगा। अगर यहीं पे एम के एस दिया होता, क्या होता? एम के एस, तो एम से क्या हो जाता है? यहाँ सेंटीमीटर के जगह पे मीटर हो जाता। के से क्या हो जाता है? ग्राम के जगह किलोग्राम हो जाता है। एस का क्या होता है? सेकंड होता है। तो सीजीएस में जहाँ सेंटीमीटर आता है, एम के एस में वही मीटर हो जाता है। और यहाँ पर जी से ग्राम होता है, यहाँ पर किलोग्राम होता है। दोनों में इसका मतलब सेकंड ही होता है। 24 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? आपको बताना है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। कितना होता है? 3600 जूल के बराबर ये होता है। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कर्ता द्वारा W का T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होती है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 वाट गुणे 1 घंटा। ये कितना हो जाएगा? देखिए अब 1 घंटा को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुणे 60 यानी 3600 हो जाएगा। तो 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? 3600 जूल होता है।
अगला है एक वोल्ट कितने के बराबर होता है। आपको बताना है कि एक वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के क्या होता है, ये बराबर होता है। देखिए 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है। ये विद्युत विभव का मात्रक है। ये क्या होता है, ये विद्युत विभव का मात्रक है। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो कौन सा किया जाता है, लैक्टोमीटर। ध्यान रखिए क्या किया जाता है, लैक्टोमीटर। अब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ये चीज़ इसके बारे में दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता नापी जाती है। आपको बताना है कि रेडियो धर्मिता किससे नापी जाती है। तो ये किससे नापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर। किसके द्वारा मापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। रेडियो धर्मिता गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है। आर्द्रता किससे मापी जाती है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है, अपेक्षित घनत्व मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और थर्मामीटर से तापमान मापी जाती है। देखिए एक चीज़ लिखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 30। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, इसको बोलते हैं फैथोमीटर। क्या बोलते हैं, फैथोमीटर। फैथोमीटर। सागर की गहराई किससे मापी जाती है, फैथोमीटर से मापी जाती है। देखिए फैथोमीटर द्वारा सागर की गहराई का मापा जाता है, जबकि यूडियोमीटर द्वारा गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पेरिस्कोप ऐसी वस्तुओं को देखने का एक यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर हो, जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। TDWR किस लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताना। तो किस लिए प्रयोग किया जाता है, खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में। ठीक है, खराब मौसम हो तो हवाई जहाज़ को उतारने में किसका प्रयोग किया जाता है, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में किया जाता है। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर का प्रयोग ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है यांत्रिक। ठीक है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। आपको बताना है इसमें कौन सी राशि भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। देखिए गतिज ऊर्जा चाहे स्थित ऊर्जा, इन सब का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और कार्य का भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो कार्य भी एक प्रकार से क्या होती है, ऊर्जा ही होती है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। तो पूछा है कि अन्य से भिन्न है, तो कौन भिन्न है, बल क्या है इन सब से क्या है, भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कह रहा कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा अदिश राशियां हैं, जबकि बल सदिश राशियां। ऐसे भी ध्यान आप याद कर सकते हैं। बाकी इन तीनों के मात्रक समान होंगे, जबकि इनका मात्रक अलग है। ऐसे भी आप इनको अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि आपको बताना है कि जो ढालू सड़क है पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि ये क्यों होता है आपको बताना है। क्यों होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है।
ठीक है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए कह हुआ कौन सी भौतिक राशि है जिसका आयाम यम एल स्क्वायर टी पी माइनस 2 होता है। तो कौन सा होता है, किया गया कार्य, किसका होता है, किया गया कार्य। अब ये भी ध्यान रखिएगा, बल का भी बीमा आप याद कर लीजिए कितना होता है, यम एल टी पी माइनस 2 होता है। ठीक है, कितना होता है, टी पी माइनस 2। ये किसका होता है बीमा, ये बल का होता है। बल का मात्रा ये बीमा कितना होगा, यम एल टी की पावर माइनस 2। अब इसी देखिए कार्य क्या होता है, कार्य जो हमारा होता है ये होता है कि बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन जब लेंगे तो यहाँ पर एक एल और बढ़ जाएगा, तो इसमें जब देखिए एक एल और बढ़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाता है। बस यहीं एल का जब इसमें गुणा होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्य का बीमा बन जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना, कार्य वाले में एम एल स्क्वायर टी पी माइनस 2 होता है, यहाँ पर एल स्क्वायर हटा देंगे तो किसका मात्रा ये बन जाएगा बीमा, ये बल का बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर और सबका डायमेंशन भी दिया है। देखिए जैसे कि जबकि दाब का बीमा एम एल 1 माइनस टी पी माइनस 2 दिया, संवेग का एम एल टी पी माइनस 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो कौन सा बनता है, इसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। इसके बारे में देख लिए, रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के मध्य रासायनिक रूप से संचित रहती है। यह पदार्थ के अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अतः माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा का एक चमकीली लौ प्रज्वलित होने के कारण बनता है। माचिस की तिल्ली पर लगा पदार्थ पोटेशियम क्लोरेट होता है तथा माचिस की डिब्बी पर लगे पदार्थ को लाल फास्फोरस कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, माचिस की डिब्बी पर लगे पदार्थ को क्या कहते हैं, लाल फास्फोरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है। तो नदी का बहता हुआ जल, देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछे, नदी का बहता हुआ जल या नदी में स्थिर जल। तो इसका क्या हो जाएगा, बहता जल कहेगा तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। भाई बह रहा है नदी का जल तो कौन सा उसमें ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर नदी है उसमें पानी ठहरा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, या डी हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान है, b वेग है। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। और दोनों का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यूटन के गति के नियम से जरूर पूछता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है। तो यह किस नियम का पालन करती है, न्यूटन के प्रथम नियम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किस नियम का पालन करती है, न्यूटन के प्रथम नियम का। इसके बारे में देख लीजिए, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। इस नियम के तहत चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। आपको बताना जो जेट इंजन होता है किस घटना के आधार पर काम करता है। तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। जो जेट इंजन होता है ये रैखिक संवेग का संरक्षण पर कार्य करता है। देखिए, जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने 1937 में किया था। अगला है, विसर्पी घर्षण होता है। आपको बताना कि जो विसर्पी घर्षण होता है क्या होता है, ये सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। कौन, विसर्पी घर्षण होता है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए कि विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है।
घर्षण एक बल है। घर्षण एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अगर हम किसी जमीन पे चलते हैं या कहीं पर भी चलते हैं तो हमारे पैर और उस जमीन के बीच पे क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हमको चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें बताना है घर्षण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। देखिए, घर्षण गति का विरोध करता है, बिल्कुल करता है। घर्षण गति का विरोध करता है, यही सही है। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बिल्कुल होती है। घर्षण उष्णता का उत्पादन नहीं होता, उष्णता मतलब ताप, तो घर्षण से भाई तापमान तो उत्पन्न होगा, कह रहा है इसमें उत्पन्न नहीं होता। ये तीनों के यहाँ गलत है, तो कौन सा विकल्प सही है, ये हो जाएगा। घर्षण गति का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करता है। तो साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है आपको बताना। तो किस पे निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर। किस पे डिपेंड करता है, लोलक की लंबाई पर। ये फार्मूला आपको याद होगा, टी बराबर कितना होगा, यहाँ पर 2π√L/g होता है। तो जो यहाँ पर समय होता है, जो समय सीमा होता है, लोलक की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण जी पर भी डिपेंड करता है, एल पे भी डिपेंड करता है। तो जो समय सीमा होगा किस पे करेगा, लोलक की लंबाई पर और गुरुत्वाकर्षण पर भी डिपेंड करता है। तो इस फार्मूले से ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें कह रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। देखिए, इस फार्मूले से ये किस पे डिपेंड करता है, √L पे। तो अगर ये L का वैल्यू कह रहा है लोलक की जो लंबाई है 4 गुनी कर दिया जाए तो ये 4L हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल, अब 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले जो समय था अब उसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अब नया आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगर इसकी लंबाई 16 गुना करेंगे तो कितना आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उस गति को क्या कहते हैं। तो उस गति को क्या कहते हैं, आवधिक क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आवधिक कहते हैं। इसे कौन सी गति कहते हैं, आवधिक कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। वह गति जिसमें गति कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर गैर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, इस प्रकार की गति को आवधिक गति या इसको आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, एक बार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, एक समय के बाद अपनी गति को दोहरा रहा है, इसको आवर्त गति कहते हैं, इसको आवधिक गति कहते हैं, ठीक है। इसको और आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, आवर्त गति ही मिलेगा, ठीक है। 43 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इनमें किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो कृत्रिम उपग्रह के पास, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। बाकी पृथ्वी के पास तो है ही, शुक्र के पास भी है और शनि के पास भी है। कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसके बारे में यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी। तो वह गेंद कहाँ पे गिरेगी, यात्री के हाथों में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, यात्री के हाथों में गिरेगी। देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा है। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत या ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद यात्री के हाथों में आकर गिरेगी, क्योंकि रेलगाड़ी में बैठे यात्री का वेग रेलगाड़ी के वेग के समान होगा। अतः जब उसने गेंद को ऊपर की ओर फेंका तो गेंद का भी वही वेग होगा जो रेलगाड़ी का वेग होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा।
तो देखिए इसका फार्मूला होता है, अगर एच ऊंचाई से फेंका जाता है तो उसका वेग कितना होगा, बी बराबर ए अंडर रूट 2GH। याद कर लीजिए कितना होता है 2GH। अब यहाँ पर आपको बताना है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए एच का, एच मीटर की ऊंचाई से दिया है तो एच रखना है। जी का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर जी का वैल्यू 10 रखेंगे और ये 2 दिया है तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 एच हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इस फार्मूले से फार्मूला बना, देखिए एक फार्मूला है, ये गति के तृतीय समीकरण क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो जब भी वहाँ से चलेगा तो वहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे ये 0 होगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2GH। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। बस यहाँ जी का वैल्यू आपको पुट कर देना है, ठीक है। जी का वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 एच हो जाएगा, यही दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि जी का मान न्यूनतम होता है, तो जी का मान आपको बताना है कि न्यूनतम कहाँ पे होता है। तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर जीव गुरुत्व जनित त्वरण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान सबसे अधिक, ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अर्थात व्यक्ति का भार ध्रुवों पर अधिक होगा जबकि विषुवत रेखा पर कम होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा। तो क्या होगा, इसमें 600 न्यूटन के समान होगा। क्या होगा, 600 न्यूटन के समान होगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए लिफ्ट के ऊपर की ओर गति करने पर व्यक्ति का भार क्या होगा, W बराबर mg+a होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि 5 मीटर पर सेकंड है, ए का वैल्यू कितना है, 0 है। अब जो v का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड से लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान कर रही है, ऊर्ध्वाधर त्वरण जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो जो पहले भार था अतः वस्तु पहले के समान होगा, अतः वस्तु पहले के क्या होगा, समान होगा, क्योंकि लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर गतिमान कर रही है। तो नियत वेग से देखिए जब त्वरण में परिवर्तन होगा तभी उसके भार में परिवर्तन होगा। तो नियत त्वरण से जा रहा है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 को, देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है। आपको बताना है कि सबसे कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे अधिक तन्य होती है। तो ऐसा कौन सी धातु होती है, सोना होता है। सबसे तन्य कौन धातु होता है, सोना होता है। देखिए इसके बारे में ऐसे, इसका सबसे अधिक तन्य होती है, ऐसे लिखा रहा है कौन सी धातु सबसे आघात वर्धनी होती है। इसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी या तन्य मतलब इसको हम पतले तारों के रूप में खींच सके। किसके रूप में, पतले तारों के रूप में खींच सके। सोना सबसे अधिक तन्य एवं सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु होता है। देखिए यहाँ पे आ गया है, सबसे अधिक आघात वर्धनी धातु है। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है। उष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है, यानी सोने में करंट पास हो गया। यह वायु से क्रिया नहीं करती है। सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 100% शुद्ध सोने में कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। ऐसी तापमान पर देखिए घनत्व अधिकतम होता है और आयतन जो होता है ये न्यूनतम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ऐसा पानी की आणविक संरचना के कारण होता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। और जो हिमांक होता है वो कितना होता है, पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज इनमें से किसने की थी। तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो किसने की थी आपको बताना है। ये आर्किमिडीज ने की थी। किसने की थी, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। तो क्या उनका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि जल स्थानांतरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। इसके अनुसार किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल
के भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको आर्किमिडीज सिद्धांत बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया था कि कोई वस्तु, ठीक है, इसके अनुसार किसी तरल माध्यम में कोई वस्तु चाहे आंशिक रूप से डूबी हो या पूर्ण रूप से डूबी हो, तो वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, जैसे नीचे की तरफ जो बल लग रहा है, उस वस्तु द्वारा विस्थापित भार के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये कोई वस्तु रखा है तो इसके द्वारा जितना भी द्रव विस्थापित किया जाएगा तो इसका वैल्यू होगा लगने वाले बल के क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके सिद्धांत पर यह आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर ही है। देखिए, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है, जिससे जहाज पानी में तैरने लगता है। वीडियो हम पढ़ेंगे तरंग ध्वनि के बारे में। यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।